हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। अभी आप और मैं पढ़ रहे हैं सिट बी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के जनरल स्ट्रीम के एग्जामिनेशन के लिए। अगर सिट बी ग्रेड ए ग्रेड बी के एग्जामिनेशन की बात करें तो वो दो फेज में डिवाइडेड है, फेज 1 एंड फेज 2। और दोनों फेज में जो सब्जेक्ट कॉमन है वो है एमएसएमई का, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इस सब्जेक्ट के ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, एमएसएमई एक्ट का, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आज इसी सब्जेक्ट के ऊपर, एमएसएमई के सब्जेक्ट के ऊपर दो और टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। एक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और दूसरा है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। ये दोनों के दोनों टॉपिक रिलेटेड है, इसलिए हम एक सेशन में इसको कवर करेंगे। और दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा खासा चांस है इन दोनों टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। अगर आपको सिट बी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के कोर्स को रेफर करना है तो आप www.cramaluthra पे जा सकते हैं। अभी कुछ इनिशियल में डिस्काउंट चल रहे हैं, आप कोड यूज करेंगे लॉन्च का तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा सिट बी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के कोर्स में। चलिए चलते हैं अब वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम पढ़ेंगे एक फाइनेंशियल सेक्टर स्कीम के बारे में जो कि है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत गवर्नमेंट कह रही है, यार हमने आइडेंटिफाई करा है कुछ ऐसी एंटरप्राइज है, छोटी एंटरप्राइज है, इनको लोन वगैरह मिलने में दिक्कत होती है। तो गवर्नमेंट कह रही है इस स्कीम के अंदर हम हेल्प करेंगे कि माइक्रो एंटरप्राइज को लोन मिल सके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, सर ये माइक्रो एंटरप्राइज क्या है? तो अभी हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा तो है एमएसएमई एक्ट, यहाँ पे पढ़कर आए हैं कि जो छोटे एंटरप्राइज है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक माइक्रो एंटरप्राइज, एक स्मॉल एंटरप्राइज और एक मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो एंटरप्राइज की डेफिनेशन की बात करें तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ रुपीस तक की है, उससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। एंड अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपको एक माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाएगा। अगर आप माइक्रो एंटरप्राइज बन गए तो आप इस योजना के अंदर जो बेनिफिट्स लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सर क्या बेनिफिट्स है, क्या दिक्कत आती है माइक्रो एंटरप्राइज को? देखो, माइक्रो एंटरप्राइज बिजनेस कर रहा है, अब इसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, ये बैंक के पास जाता है, बैंक जी मेरे को लोन दे दो, मैं काम कर रहा हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कम है, मेरा टर्नओवर कम है, मेरे को पैसा चाहिए। बैंक कह रहा है हाँ जी दिखाओ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं, कह रहे हैं काम तो आपका अच्छा है, हम आपको लोन देते हैं। यहाँ पर एक कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए। जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो जिस पर्पस के लिए आप लोन लेते हैं वो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्टॉक बिल्ड करने के लिए लोन लिया तो उस केस के अंदर जो स्टॉक है उस पर जो चार्ज क्रिएट होगा वो बैंक का ही होगा, क्योंकि बैंक का पैसा लिया। अब बैंक साथ साथ बोलता है कि ये सिक्योरिटी तो हम ले रहे हैं स्टॉक वाली, जिस पर्पस के लिए पैसा ले रहे हैं वो सिक्योरिटी तो हम लेंगे ही, साथ में हम कोलेटरल सिक्योरिटी भी लेंगे, सेकेंडरी सिक्योरिटी। अगर फर्स्ट सिक्योरिटी हमारा पैसा रिपे नहीं कर पाएगी तो हम कोलेटरल सिक्योरिटी को बेचेंगे और अपने पैसे को रिकवर करेंगे। साथ ही साथ बैंक आपसे गारंटी भी दिलवाता है, कह रहे किसी पर्सन को लेकर आओ जो गारंटी देगा आपकी। अगर आप लोन नहीं दोगे तो हम इस गारंटी वाले बंदे को उठाएंगे और उससे पैसा रिकवर करवाएंगे। यहाँ पे जो माइक्रो एंटरप्राइज का बंदा है कह रहा है मैं तो भी बिजनेस स्टार्ट किया, छोटा मोटा काम है, कहाँ कोलेटरल सिक्योरिटी, मेरे पास एक सिक्योरिटी नहीं है। आप कोलेटरल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, साथ में कह रहे कोई गारंटी मेरी नहीं लेता, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं लेता मेरी। तो यहाँ पर दिक्कत आ गई, इनको लोन नहीं मिल रहा। पीछे गवर्नमेंट सुन रही है बात है, गवर्नमेंट कह रही है हम आते हैं ना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लेके, आपको दिक्कत हो रही है माइक्रो एंटरप्राइज, आपकी गारंटी हम ले रहे हैं, आपको कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी तो आप मत दो। हम इस योजना के अंदर जो बैंक्स हैं उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी, उनका पैसा नहीं डूबेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आ जाएंगे जो मुद्रा योजना के साथ अटैच्ड है। मतलब यहाँ पर आप लोन लें और बैंक इस क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, जो कमीशन वगैरह छोटा मोटा था वो कंट्रीब्यूट करेगा, और आपकी गारंटी लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं। अगर कोई मुद्रा लोन डिफॉल्ट कर जाता है, एनपी हो जाता है, तो इस क्रेडिट गारंटी स्कीम से पैसा ले लिया जाएगा। ठीक है ना? तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना दिया गया ताकि माइक्रो एंटरप्राइज को लोन मिल सके। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, फिर हम कल पढ़ेंगे जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है जो स्पेसिफिकली माइक्रो जो यूनिट्स है, माइक्रो एंटरप्राइज है, उनके लिए बनाई गई है। चलिए जी बात को स्टार्ट करते हैं। ये मुद्रा का मतलब क्या है? देखो, मुद्रा का लिटरल मतलब तो करेंसी है, पैसा है, बट यहाँ पे मुद्रा का मतलब लिटरल मीनिंग, मतलब जो यहाँ पे करेंसी है वो नहीं है। यहाँ पे मुद्रा एक एक्रोनिम है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस योजना के तहत एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, कह रहा है हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो माइक्रो एंटरप्राइज के पैसे के जो फाइनेंसिंग नीड्स है उसको फुलफिल करने का काम करेगी। तो मुद्रा की फुल फॉर्म देखो, माइक्रो
यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो यहाँ पे माइक्रो यूनिट्स के डेवलपमेंट का काम चल रहा है। साथ में जो माइक्रो एंटरप्राइज को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग बैंक्स, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे उनको बोल रहा है बैंक्स को, हाँ जी आप लोन दो माइक्रो एंटरप्राइज को, आपको पैसा रीफाइनेंस करवाना है। मतलब एक बैंक ने अगर लोन दिया माइक्रो एंटरप्राइज को, बैंक का 1 करोड़ रुपए चला गया लोन की फॉर्म में, अब बैंक कह रहा है मेरे को और पैसा चाहिए, मेरे को और लोन बांटने हैं, तो वो इस लोन को जो माइक्रो एंटरप्राइज को लोन दे रखा है वो मुद्रा के पास जाके रीफाइनेंस करवा सकता है। वो रीफाइनेंस कराएगा, उसको पैसा वापस मिल जाएगा और फिर वो आगे लोन देगा, फिर वो और पैसा अर्न करेगा। तो कहीं ना कहीं बैंक बायस हो जाएगा, यार माइक्रो एंटरप्राइज को लोन दो, इनका तो रीफाइनेंसिंग हो जाता है, हमें और पैसा मिल जाता है और हम और प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो गवर्नमेंट का भी इंटेंशन ये है कि बैंक्स इतना ना सोचे, माइक्रो एंटरप्राइज को वो लोन दे, उनको रीफाइनेंस तो हम दे रहे हैं ना, पैसा तो वापस दे ही रहे हैं, ये पैसा वापस से लेंड करेंगे और इंटरेस्ट कमाएंगे और पैसा कमाएंगे। चलिए, तो इस रीफाइनेंस एजेंसी को बनाया गया। मुद्दे की बात है, यहाँ पर ऑन्टरप्रेन्योरशिप को मतलब प्रमोट करने का काम करा जा रहा है कि माइक्रो एंटरप्राइज है, कोई अपना काम स्टार्ट भी करना चाहता है, कोई एक्सपैंड करना चाहता है, तो वो इस योजना के तहत लोन ले सकता है, जो कि पहले बहुत दिक्कत आती थी, लोन नहीं मिलता था। अगर मुद्रा की बात करें तो ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है सिडबी की, ठीक है ना, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे रिजर्व बैंक के अंडर ये आते हैं और इनको बनाया गया सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट की। सिडबी का काम ही है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना है। अब इसी के अंदर तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस आते हैं, तो यहाँ पर सिडबी के अंदर ही माइक्रो यूनिट्स के रिस्पेक्ट में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया गया। सारी की सारी कैपिटल सिडबी ने ही कंट्रीब्यूट करा और बोल रहे हैं हाँ आपको माइक्रो यूनिट्स के डेवलपमेंट का हम काम दे रहे हैं, उसके जो भी लोन दिए जा रहे हैं कमर्शियल बैंक के थ्रू आप उनको रिफाइनेंस करें। चलिए, अगर मुद्रा योजना की बात करें तो यहाँ पे कितने रुपए तक का लोन प्रोवाइड करा जाता है, तो जो कि है 20 लाख रुपीज। इसको बजट के 24-25 के बजट में ही इंक्रीज करा गया। इससे पहले यहाँ पे 10 लाख रुपीज तक का लोन मिलता था, जो कि अब 20 लाख रुपीज कर दिया गया है। ये नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म माइक्रो एंटरप्राइज के लिए है। देखो फार्मर्स के लिए स्पेसिफिक और स्कीम्स है, तो बोले फार्मर्स के लिए नहीं है, ये कॉर्पोरेट्स के लिए भी नहीं है, कह रहे छोटे एंटरप्राइज को दे रहे हैं, ठीक है ना, नॉन कॉर्पोरेट वालों के लिए। चलिए, the purpose of Mudra is to provide funding to the non-corporate small business sector थ्रू वेरियस लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आप किसी बैंक में जाके लोन ले लो, आप रीजनल रूरल बैंक आरआरबी पे जाके लोन ले लो, आप किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे जाके लोन ले लो। अगर एमएफआई की बात करें, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, तो ये एनबीएफआई का ही पार्ट है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जिनका एनुअल हाउस होल्ड इनकम 3 लाख रुपीज तक का होता है, ठीक है ना, तो बोला आप इनके थ्रू लोन ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन किन इंस्टीट्यूशन से आप मुद्रा का लोन पा सकते हैं, ठीक है ना। पहले ये वाले बैंक्स मुद्रा का लोन देंगे मुद्रा स्कीम के अंदर, और फिर इसको वो जाके रिफाइनेंस करवा सकते हैं मुद्रा जो इंस्टीट्यूशन है उसके पास जाके, ओके ना। चलिए, यहाँ पर अगर फंडिंग सपोर्ट की बात करी जाए, अच्छा जो मुद्रा योजना फर्स्ट टाइम लाई गई थी वो यूनियन बजट 15-16 में लाई गई थी, जिसमें ढेर सारे फाइनेंशियल सेक्टर की स्कीम आई थी, ओके ना। चलो, यहाँ पे 2 टाइप की फंडिंग सपोर्ट है, एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम जहां पर 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करा जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और रीफाइनेंस स्कीम जिसके अंदर कमर्शियल बैंक, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इन सबको बोला जाता है आप रीफाइनेंस करवा लो, आप लोन दो मुद्रा योजना में और हमसे आके रीफाइनेंस करवा लो। चलिए, मुद्रा एक रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये डायरेक्टली लेंड नहीं करता माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को, ये बैंक से पैसा दिलवाता है और फिर उनको रिफाइनेंस करता है। चलो, माइक्रो क्रेडिट स्कीम हम पढ़ के आ चुके हैं, इसके अंदर 1 लाख रुपए तक का लोन है जो माइक्रो एंटरप्राइज या फिर स्मॉल बिजनेसेस को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सिर्फ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रीफाइनेंस स्कीम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो मुद्रा का लोन है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। बजट 24-25 से पहले ये 3 कैटेगरी थी, शिशु, किशोर और तरुण। यहाँ पर बजट 24-25 के अंदर एक 4th कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करा गया जो कि है तरुण प्लस। आपको अगर शिशु कैटेगरी में लोन चाहिए, शिशु कैटेगरी के अंदर जो लोन मिलता है वो मिलता है अप टू 50,000 रुपीज, ठीक है। बैंक मे नॉट इंसिस्ट फॉर मार्जिन फॉर शिशु लोन, तो यहाँ पे ना कुछ मार्जिन, खुद पैसा खुद लेकर आना होता है एक बिजनेसमैन को, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इंसिस्ट ना करें, 50,000 रुपए तक का लोन है, सारा का सारा पैसा आप ही फाइनेंस कर दे। कोई भी बिजनेस करना है उसमें कुछ खुद का पैसा होता है और बाकी सारा बैंक का पैसा होता है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यार 50,000 तक का लोन है, तो यहाँ पे मार्जिन की बात ना करी जाए।
जो अप फ्रंट फ्री प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह होता है वो कह रहे कोई भी आपको नहीं लेने। एज अ बैंक को डायरेक्शन है कि आपको कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह नहीं लेने। किशोर लोन की बात करेंगे तो यहाँ पे 50,000 रुपीज से लेके 5 लाख रुपीज तक का लोन है, मतलब 50,000 से ऊपर एंड 5 लाख रुपीज तक का लोन आप ले सकते हैं। तरुण कैटेगरी के अंदर 5 लाख रुपीज से ऊपर और 10 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। तरुण प्लस कैटेगरी जो कि अभी के बजट में है, 24-25 के बजट में है, जहां पे आप 10 लाख से ऊपर एंड 20 लाख रुपीज तक का लोन ले सकते हैं। तरुण प्लस कैटेगरी का एक पॉइंट है, एक कंडीशन है, कह रहे हैं अगर आपने पहले तरुण कैटेगरी के अंदर लोन ले रखा है और उस पैसे को रीपे कर दिया है तभी आप एलिजिबल है तरुण प्लस कैटेगरी में लोन लेने के लिए। मतलब आपने पहले 10 लाख रुपए तक का लोन ले रखा है, उसको रीपे कर दिया, आप सही बिजनेसमैन है, सही काम आप कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन ठीक है, तो फिर आप इसको तरुण प्लस कैटेगरी में आप ज्यादा लोन भी लेने के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना। चलो मुद्रा लोन की बात करेंगे तो कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे वो विकलांग हो चाहे जो मर्जी हो, एक्स आदमी कोई भी हो, कोई भी हर एक बंदा एलिजिबल है जिसके पास एक बिजनेस प्लान है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए। यहाँ पे चैरिटी के लिए लोन नहीं दिया, आपको बिजनेस करना है। ऐसे नहीं हाँ जी मेरे को लोन दे दो, मेरे को तीर्थ यात्रा पे जाना है, कह रहे उसके लिए लोन नहीं है। यहाँ पे आपको इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी पे लोन दिया जाएगा जहां पे आप बिजनेस वगैरह करेंगे। आप न्यू यूनिट भी सेट कर सकते हैं, आप अपने एग्जिस्टिंग माइक्रो जो बिजनेस है उसको भी एक्सपैंड करने के लिए पैसा ले सकते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स को बनाया गया जो कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के अंदर आता है, NCGTC। तो यहाँ पर अलग अलग फंड्स को बनाया गया जिसमें क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स को बनाया गया। जो भी माइक्रो यूनिट्स को लोन यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे कोलेटरल फ्री रहेंगे। आपको जो बैंक है अगर वो लोन दे रहा है तो इस फंड के अंदर उसको थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसको कोई भी सिक्योरिटी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो डिफॉल्ट करता है, बंदा माइक्रो डिफॉल्ट करती है, तो इस फंड में से जाके आप पैसा मांग सकते हैं। इस फंड के ऊपर ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा। ओके जी, मजा आ गया सुन के। यहाँ पर जो लिमिट है वो भी 20 लाख रुपीज की है ना, आपको अलाइन करना है। मुद्रा के अंदर लोन अगर 20 लाख रुपीज तक है तो यहाँ पर भी जो गारंटीज प्रोवाइड करी जाएंगी वो मैक्सिमम 20 लाख रुपीज तक के करे जाएंगे। एक हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना है जिसके अंदर ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करा जाता है 10,000 रुपीज तक। इस 10,000 रुपीज के ओवरड्राफ्ट को भी मुद्रा लोन माना जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी आपकी जो क्रेडिट गारंटी है वो अवेलेबल है। आप प्रधानमंत्री जन धन योजना में जिनके बैंक खाते खुले उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है 10,000 रुपीज तक की। इस 10,000 के ओवरड्राफ्ट को मुद्रा लोन माना जाता है और इस पे भी क्रेडिट गारंटी अवेलेबल है। ओके जी। इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट डीरेगुलेटेड है। यहाँ पे जो स्कीम है वो कहते हैं नहीं हम इंटरेस्ट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। यहाँ पे जो बैंक्स हैं वही डिसाइड करेंगे कि क्या आपका इंटरेस्ट रेट रहना चाहिए। ओवरऑल जो गाइडलाइंस है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा और कहीं ना कहीं आरबीआई स्पेसिफिक कोई भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात नहीं करता। कह रहा सारे के सारे बैंक कॉम्पिटेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, कहीं ना कहीं सबको पता है कि किस रेट पे देना, नहीं तो उनका लोन आगे कोई लेगा ही नहीं। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो मुद्रा स्कीम है वो समाप्त होती है। इसके एमसीक्यू जरूर अटेम्प्ट करना और नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स को पढ़ने के लिए। छोटी स्कीम है और आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय। हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। सबसे पहली बात, इस फंड को क्यों बनाया गया, क्या पर्पस है इस फंड को बनाने का, ये फंड फंक्शन कैसे करता है, किन लोगों को बेनिफिट मिलता है इस फंड का, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। तो ये बात है ईयर 2014 की। यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करा कि हमारे इंडिया के अंदर काफी लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा, बैंक उनको भगा देते हैं। अब बैंक क्यों भगा देते हैं, बैंक बोलता है आपको लोन चाहिए, मैं बोल रहा हूँ हाँ जी लोन चाहिए, मेरे को बिजनेस करना है अपना, मैंने कारोबार सेट करा, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा तो मैं स्टॉक वगैरह और खरीद लूंगा, इंपोर्ट करना कैसे मंगवा लूंगा, मेरा पैसा फंस जाता है डेटर्स के पास, तो मेरे को आप लोन दे दें। तो बैंक सबसे पहली बात मेरे से उस स्टॉक का अगर मेरे को पैसे देता है तो जो स्टॉक मैंने खरीदा उसका चार्ज बैंक के पास रहेगा। बैंक आगे जाके अगर मैं पैसा नहीं देता तो वो स्टॉक उठा के ले जाएगा, बेच के पैसा रिकवर कर लेगा। बट बैंक इतने से नहीं मानता, कह रहा देखो स्टॉक पे तो हमारा चार्ज है ही है, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो स्टॉक तो बेच देंगे। बट अभी हमें शांति नहीं मिली, हमें एक और सिक्योरिटी कोई चाहिए जिसको हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर आपका ये स्टॉक हमारा पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा
तो हम इस कोलेटरल सिक्योरिटी को भी बेच के पैसा रिकवर करेंगे। जनरली अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कहते हैं कोई प्रॉपर्टी के कागजात आप रख जाओ, तभी आपको हम लोन देंगे। तो यहाँ पर बड़े सारे जो बिजनेसमैन है कह रहे कहां से प्रॉपर्टी लाए जी, हमारे पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, क्या हम बिजनेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बैंक कह रहे जिनमें हमारे रूल्स है, हमारा नुकसान हो सकता है, तो हम तो आपको लोन नहीं देंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सब सुन रही है। गवर्नमेंट ने पीछे बोला यार हम इनकी हेल्प करते हैं, और गवर्नमेंट ने बनाया एक कंपनी को जिसका नाम है NCGTC, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फुल्ली ओन करते, होली ओन करती है। इस कंपनी को बनाया गया। इस कंपनी ने अलग अलग फंड्स को बनाया, और अलग अलग फंड्स का पर्पस है कि जो स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए फंड बनाया गया ना, कि इनको अगर लोन लेने के लिए आना ना, तो बैंक को कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी मांगने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्या कहते हैं गारंटी लेने की जरूरत नहीं किसी थर्ड पर्सन की। यहाँ पर बैंक को बोल रहे हैं हाँ जी आपको दिक्कत लग रही है ना, आपका पैसा डूब सकता है, तभी तो आप कोलेटरल सिक्योरिटी मांग रहे हो, तभी आप थर्ड पार्टी गारंटी मांग रहे हो। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है छोड़ो जी, अगर आपका नुकसान होगा आप हमारे इस फंड के अंदर थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करो। अगर आपको ये बंदा पैसा वापस नहीं करता ना, ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी आपको पैसा वापस नहीं करता जिसके लिए फंड बनाया गया है, तो ये वाला फंड आपको पैसा देगा बैंक को। तो यहाँ पर बैंक कह रहा है जी हाँ जी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, हम लोन देते हैं ना, हमें डर था हमारा पैसा डूब सकता है, ये पर्सन हमारा पैसा लेके भाग सकता है। गवर्नमेंट कह रही है अगर हमें वो पैसा दे देगी, अगर ये भाग गया तो हमारे को क्या दिक्कत, लो जी लोन लो। अब गवर्नमेंट के टेंशन सोचो, गवर्नमेंट कह रही है इतने सारे लोगों को जिनको लोन नहीं मिल रहा था उनको लोन मिल गया, कहीं ना कहीं हमारे देश की जीडीपी को ग्रो करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है जी, बात समझ में आती है। तो आज हमारा जो फंड पढ़ने वाले हैं वो है माइक्रो यूनिट्स के रिस्पेक्ट में। ये स्पेसिफिक फंड बनाया गया कि माइक्रो यूनिट्स जो लोन ले रहे हैं उनको गारंटी प्रोवाइड करेगा अलग अलग बैंक्स को ये वाला फंड। अब कैसे फंक्शन करता है ये फंड, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम माइक्रो यूनिट्स की डेफिनेशन को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, MSME एक्ट में हमने डिस्कस करा, फिर मुद्रा के अंदर भी हमने डिस्कस करा था कि माइक्रो यूनिट्स क्या होता है। फिर भी एक बार रिपीट करेंगे, अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीज से ज्यादा की नहीं है, एंड साथ ही साथ आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में आप एक माइक्रो यूनिट है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो बैंक्स हैं वो मुद्रा की स्कीम के अंदर लोन देते हैं 20 लाख रुपीज तक का। साथ ही साथ यहाँ पे बैंक क्या करेंगे, इस गारंटी फंड में जाके बोलेंगे, एप्लीकेशन देंगे, हाँ जी हमने लोन दे दिया, आप इसकी गारंटी दे दो, हमने कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं ली, हमने कोई थर्ड पार्टी गारंटी नहीं ली, इस फंड में जाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ से गारंटी ले लेंगे। अगर आगे जाके डिफॉल्ट होते हैं तो यहाँ पर इस गारंटी फंड को बोलेंगे हमें को लॉस हो गया, बैंक बोल रहा है पैसा वापस करो, और वो पैसा वापस कर देंगे। तो किस तरीके से फंड चलेगा हम वो सारी बातें पढ़ने वाले हैं। चलिए, द पर्पस ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स इज फॉर प्रोवाइडिंग गारंटीज टू लोन एक्सटेंडेड अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। स्पेसिफिकली मुद्रा योजना में जो लोन दिए जा रहे हैं शिशु, किशोर, तरुण, तरुण प्लस कैटेगरी के जो हम पढ़ के आए उसको गारंटी देने का काम कर रहा है। माइक्रो लोन की बात करें तो एक कोलेटरल फ्री, थर्ड पार्टी कोई गारंटी नहीं चाहिए, कोई कोलेटरल नहीं चाहिए, जो कि 20 लाख रुपीस तक का आपका लोन हो सकता है, जो तरुण प्लस की कैटेगरी में आता है। एलिजिबल बोरोवर की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी न्यू एंटिटी आपको सेट करना है, कोई न्यू बोरोवर है या फिर कोई एग्जिस्टिंग माइक्रो यूनिट है, इसके अंदर आप जॉइंट लाइबिलिटी जो ग्रुप होते हैं ना, मिलके काम कर रहे हैं कुछ लोग, उनको भी पैसा दिया जा सकता है। आप MSME की जो डेफिनेशन है उसको अगर क्लासिफाई करते हैं, एलिजिबल है, तो आपको पैसा दे जाएंगे। मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 20 लाख रुपीस की। ओवरड्राफ्ट जो मिलता है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर 10,000 रुपए तक, वो भी एलिजिबल है इस पर्टिकुलर गारंटी स्कीम के अंदर। मतलब ओवरड्राफ्ट जो लोन दिया है 10,000 रुपीज का जन धन योजना के अंदर, वो भी एलिजिबल है इस गारंटी कवर के अंदर। साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर वो भी एलिजिबल है क्राइटेरिया के अंदर, तो वो भी लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे जो लोन का अमाउंट है वो 10 लाख रुपए से ऊपर और मैक्सिमम 20 लाख रुपीज तक हो सकता है। चलिए, गारंटी की बात करेंगे तो ये फंड कहता है कि हम जो भी लोन दिए जा रहे हैं माइक्रो यूनिट्स को, जो एलिजिबल माइक्रो यूनिट्स है, हम उनका जो भी लोन वो ले रहे हैं अगर वो डिफॉल्ट करते हैं इन रिपेमेंट, तो हम गारंटी लेते हैं। गारंटी फंड कह रहा है ओके जी हमारी गारंटी, कोई टेंशन नहीं, डिफॉल्ट होने तो हम देखेंगे क्या करना है। चलो, माइक्रो लोन एलिजिबल अंडर द स्कीम, कौन कौन से माइक्रो लोन आपके एलिजिबल है। देखो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात आती है, कौन से माइक्रो लोन एलिजिबल है वो तो हम ऑलरेडी देखो पढ़ के आ चुके हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है मुद्रा स्कीम के अंदर। मुद्दे की बात है क्या स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है कि ये लोन नहीं मानेंगे, हम ये लोन नहीं मानेंगे। अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक्सक्लूजन के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाता है। चलिए पहले पढ़ते हैं कि एलिजिबिलिटी में क्या लिखा गया है।
कि भाई माइक्रो लोन्स जो आपका स्पेसिफाइड लिमिट है 20 लाख रुपीस तक की, जो मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो कि आपका बैंक वगैरह हो गया, इसमें आरआरबी या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज भी आ सकती है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो भी आता है। तो इन्होंने बोला कि हाँ जी आप एक गारंटी के लिए अप्लाई करेंगे, फंड के अंदर आपको गारंटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बैंक ने अगर लोन दिया तो बाय डिफॉल्ट नहीं गारंटी मिल जाएगी, आपको इस फंड के पास जाना पड़ेगा, बोलेंगे हाँ जी देखो मैंने मुद्रा के अंदर लोन दिया, मैं आपके पास आ रहा हूं गारंटी कवर लेने के लिए। ठीक है जी, यहाँ पर कह रहे हैं ओवरड्राफ्ट का लोन है उसके लिए भी आप आ सकते हैं गारंटी कवर लेने के लिए। चलो माइक्रो लोन की बात करेंगे, जो एलिजिबल नहीं है स्कीम के अंदर, कह रहा है अगर कोई लोन है जिसका रिस्क ऑलरेडी कवर्ड है किसी स्कीम और स्कीम के अंदर गवर्नमेंट की, तो कह रहे जी रहने दो, फिर वो स्कीम में नहीं आएगा। साथ ही साथ अगर कोई लोन है माइक्रो लोन है जिसका रिस्क कवर्ड है बाय गवर्नमेंट कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, तो कह रहे हैं उस केस में भी स्कीम में नहीं आएगा। अगर कोई माइक्रो लोन है जो कंफर्म नहीं करता, इनकंसिस्टेंट है प्रोविजन ऑफ लॉ से, एक बैंक ने लोन दे दिया किसी पर्सन को ड्रग्स का बिजनेस करने के लिए, तो इलीगल है ना, कह रहे ये काम थोड़ा ना आपको इस काम के लिए थोड़ा ना पैसे देंगे, तो यहाँ पर कोई गारंटी वगैरह आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, या फिर यहाँ पर देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर कोई डायरेक्शन वगैरह देती है इंटरेस्ट रेट के रिस्पेक्ट में, अगर वो नहीं फॉलो करता बैंक, तो उस केस में भी गारंटी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। ठीक है ना। चलो एग्रीमेंट वगैरह आपको करने होते हैं, जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है आपको गारंटी नहीं मिलेगी अनलेस एंड अनटिल जो भी फंड है आपका क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, जो भी आपको वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बोलता है, जो भी एग्रीमेंट वगैरह बोलता है, अगर आप वो एग्जीक्यूट नहीं करते तो आपको अंडरटेकिंग वगैरह देनी होगी जो फंड है हमारा उसको, कि बताते हुए कि आपने सारे के सारे जो भी एलिजिबल माइक्रो लोन्स है उन्हीं को अपनी पोर्टफोलियो में रखा है और उसी के बारे में आप गारंटी लेने के लिए आ रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, देखो बैंक के पर्सपेक्टिव से हम सोचते हैं और एक वो फंड के पर्सपेक्टिव से भी हम सोचते हैं। बैंक के पर्सपेक्टिव से चलो जी हमें एक गारंटी मिल रही है तो हम लोन वगैरह बांट देते हैं, हम तो इंटरेस्ट कमाएंगे। अब एक फंड के पर्सपेक्टिव से हम सोचते हैं हमारा फंड है, तो हमारा फंड कह रहा है बैंकों को यार ठीक है कोई लॉस वगैरह होता तो मैं पेमेंट करूंगा, बट ऐसा भी मत करना कि कोई भी अनडिशन्ड लोन आप बांट रहे हो, कोई बंदे को चेकिंग वगैरह नहीं कर रहे, आप उसको लोन दिए जा रहे हो, थोड़ा देख के आप काम करना, ऐसा ना हो कि लॉस हमारा हो रहा है तो आप पूरी दुनिया को लोन बांट दो जो गलत काम भी कर रहा है। द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन शैल इवैल्यूएट माइक्रो लोन इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गाइडलाइंस को फॉलो करते आपको पैसा देना है। साथ में द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन शैल पूल ऑल इट्स आउटस्टैंडिंग माइक्रो लोन, कह रहे सारे के सारे माइक्रो लोन को आप पूल करेंगे और आपको हर एक क्वार्टर के एंड में पोर्टफोलियो के बारे में इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है एनसीजीटीसी को गारंटी कवर के लिए। ओके जी, जो मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट देगा या मैनेजमेंट सर्टिफिकेट देगा उस रिस्पेक्ट में कि सारे के सारे जो अकाउंट्स आपको सबमिट करे गए हैं वो एलिजिबल माइक्रो लोन्स हैं। इसके बाद जो भी अकाउंट्स कवर करे गए इनिशियल पोर्टफोलियो के अंदर, न्यू अकाउंट्स वगैरह जो है वो स्टैंडर्ड अकाउंट है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी आई रैक नॉर्म्स के अंदर। स्टैंडर्ड अकाउंट है मतलब वो सारे के सारे सर्विसिंग, इंटरेस्ट की पेमेंट, अगर कोई टर्म लोन है तो ईएमआई जो रीपेमेंट होती है, प्रिंसिपल रीपेमेंट होती है, वो टाइमली हो रही है, मतलब कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। तो स्टैंडर्ड अकाउंट को ही आपको पोर्टफोलियो में लेके जाना है, ऐसा नहीं ऑलरेडी कोई एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट है पैसा नहीं दे रहा आप इसको पोर्टफोलियो में लगा के लोगों से पैसा मांग रहे हो, फंड से पैसा मांग रहे हो। ठीक है ना, तो जो नया अकाउंट पोर्टफोलियो में जाएगा जिसकी आपको गारंटी मिलेगी वो स्टैंडर्ड अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ऑल अकाउंट जो एनपीए टर्न हो गया आपने डाल तो दिया पोर्टफोलियो में, उसके बाद तो नुकसान हो सकता है ना, पैसा देने को मना कर रहा है वो, उसका बिजनेस नहीं चल रहा, उस केस के अंदर अगर आपने क्लेम अभी सबमिट नहीं करा फंड को तो उस पे भी गारंटी फी पेबल रहेगी। एनपीए हो गया है फिर भी अगर आपने अभी लॉन्च नहीं करा क्लेम को तभी भी गारंटी फी पेबल रहेगी। चलो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का या फिर मैनेजमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रिस्पेक्ट में, जो कि 31 मार्च के आसपास आपका जितना हो गया ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है सेकंड क्वार्टर ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च को आपका एनपीए हो गया जी, मेरे को लगता है ये वाला नुकसान हो गया बैंक को, तो फिर उस 1 अप्रैल आपका 1 अप्रैल मई जून ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर तक आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपके कितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए। अब इसी के ऊपर तो पेमेंट्स वगैरह होंगे ना, फंड इसी पे आपको पे करेगा। लेंडिंग इंस्टीट्यूशन क्लोजली मॉनिटर करेगा, फॉलोअप करेगा जो भी बोरोवर ने जो भी पैसा लिया कि भाई तू रीपे वगैरह कर, ऐसा नहीं है कि जो बैंक है भूल जाएगा हाँ जी इसकी तो गारंटी आ रखी है, छोड़ना नहीं देता तो फोन क्या करना, छोड़ छोड़ हम तो सीधा फंड पे जाएंगे और पैसा ले लेंगे, इससे क्या मांगना है, इससे तो लोन लिया था गारंटी जिसने दी उसको पकड़ो जाके,
कह रहा है ऐसा नहीं करना, आपका जो प्रोसीजर है उसी को फॉलो करो, उनसे पैसा मांगो, अगर नहीं देता, बहुत टाइम लगा दिया, तब आप हमारे पास आओ अपना गारंटी क्लेम लेने के लिए। चलो, द पेमेंट ऑफ गारंटी क्लेम बाय द फंड टू द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन डज नॉट इन एनी वे टेक अवे द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको फुलफिल करेंगे, ट्राई करेंगे, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो माइक्रो लोन आपने दिया है, उसको रिकवर करने का। ठीक है जी। जो फंड डायरेक्शन दे रहा है वो सारे के सारे डायरेक्शन आपको, जो भी बैंक है उनको मानने पड़ेंगे, पूरा का पूरा आपको रिकवरी करने का जो काम है वो करना पड़ेगा। आप बाउंड टू कंप्लाई है जो भी फंड के डायरेक्शन है उनसे। सेम डिलीजेंस जो कि आप नॉर्मल कोर्स, अगर हमारी गारंटी नहीं होती, आपका खुद का लोन होता है, जितना एफर्ट आप करते वो पर्टिकुलर लोन को रिकवर करने में, आप उतना ही एफर्ट लगाएंगे। अगर हमारी गारंटी भी आपने ले रखी है फंड की, फिर भी आप पूरी कोशिश करेंगे कि पैसा रिकवर हो सके। चलिए, गारंटी कवर की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब गारंटी कवर के अंदर गवर्नमेंट का डिसीजन समझते हैं। गवर्नमेंट कह रहे हैं देखो हम गारंटी कवर तो दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम 100% गारंटी कवर दे देंगे। अगर 100% गारंटी कवर रहेगा तो बैंक थोड़े से लीनियंट हो जाएंगे, कहेंगे सारा का सारा पैसा रिकवर हो गया तो जिस मर्जी को आप लोन दो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि गारंटी कवर थोड़ा सा कम रहेगा। अगर नुकसान होता है तो हमारा भी नुकसान हो, जो बैंक है उसका भी नुकसान हो। बैंक का ज्यादा नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि पर थोड़ा बहुत तो नुकसान हो ना, थोड़ा बहुत तो आप ध्यान रखें। तो गारंटी कवर के अंदर बोला यहाँ पर मैक्सिमम कवर आपको दिया जाएगा अमाउंट इन डिफॉल्ट। इसके अंदर जो फर्स्ट 3% है अमाउंट इन डिफॉल्ट, जो पैसा आपको नहीं वापस मिल रहा वो बॉन्ड करा जाएगा लेंडिंग इंस्टीट्यूशन की तरफ से। मतलब बैंक बियर करेगा फर्स्ट 3%, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग है, अमाउंट इन डिफॉल्ट है, 3% बैंक बियर करेगा। उसके बाद 3% से ऊपर जितना भी है उसका 75% हमारा फंड सेटल करेगा। समझ में आती है? पहला 3% सारा का सारा बैंक, उसके बाद जो बैलेंस बचा 97%, उसका 75% हमारा ये फंड बियर करेगा, और जो आपका बैलेंस 25% है वो आप खुद बियर करेंगे। ठीक है ना? एक्सटेंट ऑफ गारंटी में बता रखा है कि जो फर्स्ट लॉस है 3% का, वो मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ही बियर करेगा। उसके बाद जो बैलेंस पोर्शन है उसके अंदर फंड की क्या एक्सटेंट है गारंटी की, तो वो है मैक्सिमम 75% ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट। ये बैलेंस पोर्शन का, बैलेंस पोर्शन में जो भी अमाउंट इन डिफॉल्ट है उसका मैक्सिमम 75% ये फंड देगा। बात समझ में आती है? चलो, अब ये अमाउंट इन डिफॉल्ट क्या होता है? तो यहां पर अगर आपका एक लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफाई हो जाता है, इसकी क्लैरिफिकेशन फिर से आईरैक नॉर्म्स के अंदर, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे एनपीए को अगर आपका अकाउंट बना दिया गया और वो कॉन्टिन्यूस मतलब 6 मंथ से ज्यादा एनपीए है, तभी आपका वो अमाउंट इन डिफॉल्ट माना जाएगा, तभी आपको पैसे आप डिमांड कर सकते हैं। एनपीए हो गया और वहां पर वो 6 महीने तक एनपीए बना रहता है, तब जाके आप पैसा मांग सकते हैं। ठीक है ना? ओके, अब आती है बात गारंटी फी की। आपको गारंटी वगैरह तो मिल रही है, तो आपको फी की पेमेंट भी करनी पड़ेगी, जो भी आपका पोर्टफोलियो वगैरह है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है, एक बेस ईयर का जब पोर्टफोलियो को बिल्ड करा जा रहा है, नए अकाउंट्स वगैरह आ रहे हैं, और एक है सब्सिक्वेंट ईयर का, आपका पोर्टफोलियो बन रखा है उसको फिर आप रिन्यू करने की बात कर रहे हैं। तो अगर बेस ईयर की बात करें तो यहाँ पर जितना भी अमाउंट आप सैंक्शन कर रहे हैं, देखो दो टाइप के आपके मतलब लोन की बात करी जाती है। एक सैंक्शन अमाउंट होता है कि मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना भी हो सकता है, 70 लाख है, 50 लाख है या 20 लाख है। तो यहाँ पर गारंटी जो फी मांगी गई है वो सैंक्शन अमाउंट में मांगी गई है, जो कि हमेशा ज्यादा ही होगा ना, आपका आउटस्टैंडिंग से तो ज्यादा ही होगा। तो गारंटी फी मांगी गई है टू बी पेड ऑन सैंक्शनड अमाउंट। ये स्पेसिफिकली बेस ईयर जब आपकी पोर्टफोलियो बिल्ड हो रही है उस दिन मांगी गई है, और ये आपको क्वार्टरली बिल्डअप बैलेंस पे देनी है। ठीक है जी? पेमेंट कब तक की करी जाएगी, ये फी कब तक की करी जाएगी? या तो आप पूरे साल के लिए कर दो, या फिर अगले साल के 31 मार्च तक कर दो। पूरा फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा ना, पूरे साल की पेमेंट कर दो, या 31 मार्च तक की कर दो। ठीक है ना? ओके, गारंटी जो भी होगी वो वैलिड रहेगी अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च तक वो वैलिड रहेगी, खत्म हो जाएगी वहां पे। ठीक है ना? फिर सब्सिक्वेंट ईयर की बात आ जाएगी। यहाँ पर क्लैरिफाई करा गया, अगर कोई लोन है, कोई सैंक्शन केस है, वो कैंसिल हो गया, रीपे हो गया, प्रीपे हो गया, टेक ओवर कर लिया है, मतलब किसी और बैंक ने टेक ओवर कर लिया उस लोन को, तो उस केस में कोई भी गारंटी फी नहीं देनी। अगर टेक ओवर कर लिया गया तो जिस बैंक के पास गया वही गारंटी फी देगा। बेस ईयर के केस के अंदर जो क्वार्टरली आप इंफॉर्मेशन वगैरह बना रहे हैं उसके 16 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है, यहाँ पे देखो 16 डेज के अंदर पेमेंट मांग रहे हैं,
बट जो यहाँ पे मोड है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। जो नीचे वाली लाइन है यहाँ पर मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को बोला है कि आपको मैनेजमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर, कि आपका मतलब कितना आपका पोर्टफोलियो वगैरह कितनी आपको पेमेंट करनी है। 7 days में आप इन्फॉर्मेशन दे दोगे क्वार्टर एंड होने के बाद। उसके बाद जो एनसीजीटीसी है कंपनी है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट की कंपनी लिमिटेड, वो एक क्रेडिट गारंटी डिमांड एडवाइस नोट इशू कर देगी 3 दिन के अंदर अंदर। तो 7 दिन प्लस 3 दिन, और फिर जब आपको ये नोट मिल गया तो आपको गारंटी फी की पेमेंट करनी है विद इन 3 days। तो यहाँ पे देखो टाइम तो 13 दिन निकल कर आ रहा है, बट ऊपर पता नहीं क्यों 16 days मेंशन कर रखा है। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि एंड ऑफ क्वार्टर के कितने दिन में आपको पेमेंट करनी है, तो 16 days ही आपको लिख कर आना है। अगर स्पेसिफिकली देखो क्वेश्चन आता है ये वाला कि मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कब तक जाना चाहिए, एनसीजीटीसी ने अगर क्रेडिट गारंटी एडवाइस नोट आपने इशू कर दिया तब कितने दिन में पेमेंट होना चाहिए, तो वो 3 days ही रहेगा। ठीक है ना, तो आपको ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे, ये क्लब करके नहीं आएगा। ठीक है ना, चलो ओके। सब्सिक्वेंट ईयर की बात करेंगे, जो गारंटी फी की पेमेंट है इसके अंदर भी एनपी इंक्लूड होगा। शैल बी चार्ज ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट की बात है, सैंक्शन अमाउंट हम ऊपर पढ़ के आए थे वो बेस ईयर के केस में था। यहाँ पर सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी है और सैंक्शन अमाउंट भी है। यहाँ पर अगर आपका वर्किंग कैपिटल अकाउंट है जिसमें ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट वगैरह आ जाता है, तो वर्किंग कैपिटल अकाउंट के अंदर सैंक्शनड अमाउंट को देखा जाएगा। और अदर देन दैट अगर आपका टर्म लोन वगैरह है तो उस केस के अंदर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट को देखा जाएगा, उसके ऊपर गारंटी फी की पेमेंट होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी, ओके। सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर बोला गया है जो भी डाटा है आपका लाइफ पोर्टफोलियोज का प्रीवियस ईयर का, अगर उसकी गारंटी आपको चाहिए कंटिन्यू करनी अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर, तो आपको ऑन और बिफोर 31 जुलाई तक मतलब बताना है, और एनुअल गारंटी फी की पेमेंट करनी है अगस्त 31 तक। 31 जुलाई तक बताना आपको फर्निश करनी इन्फॉर्मेशन, और 31 तक आपको पेमेंट करनी है। ठीक है ना, चलो अब इन्वोकेशन की बात आ रही है। गारंटीज वगैरह इशू होगी। अब इस केस के अंदर जो बैंक है वो कह रहा है हाँ जी हमने आपसे गारंटी ले ली, फीस वगैरह पेमेंट कर दी, और अब हमारा ये जो पार्टी है जिससे पैसा बोरो करा है वो कह रहा है मैं आपको पैसा रिटर्न नहीं कर रहा, मेरे पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पे इन्वोक करनी है गारंटी। तो यहाँ पर गारंटी इन्वोक करने की बात करेंगे, जो भी आपका अमाउंट इन डिफॉल्ट है आप इन्वोक करें पैसा ले आके आफ्टर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो। इसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर में आप आके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में अपनी क्या कहते हैं जो भी आपको पैसा नहीं मिल रहा डिफॉल्ट हो रहा है उसके बारे में आप हमसे आके गारंटी इन्वोक करके पैसा लेके जा सकते हैं। तो फर्स्ट केस के अंदर आपका क्या है, आफ्टर 1 year ऑफ डेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो जब बन गया उसके 1 साल के बाद आप अपनी गारंटी इन्वोक कर सकते हैं। और आज के टाइम पे बात करें तो हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च पे जाके उससे पहले पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दें कि कितने अकाउंट है जो हमारे को पैसा नहीं दे रहे, इतना पैसा ड्यू है और हम अपनी गारंटीज को इन्वोक कर रहे हैं, आप हमें पैसा दें। अब फंड एलिजिबल जो भी क्लेम होंगे ना, एलिजिबल क्लेम सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने दे दिए, कंप्लीट है, तो वो विद इन 60 days आपको पैसा भी दे देगा। अगर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को लगता है कि आपने कुछ आपके कामों में डेफिशिएंसी थी, आपने अप्रेजल रिन्यूअल फॉलोअप कंडक्ट वगैरह ढंग से चेक नहीं करा, तो उस केस में वो आपको बोलेगा हाँ जी हमारा पैसा रिफंड करो। गारंटी जो फंड है वो आपसे पैसा मांग रहा है कि आपने ढंग से काम नहीं करा, हमने अभी चेक करा है कि आपके काम में गलती है, हमारा पैसा आप वापस करो। ठीक है, अगला पॉइंट आता है सब्रोगेशन ऑफ राइट्स। अब क्या होता है कि अब कहीं ना कहीं अगर आपने गारंटी फंड से पैसा ले लिया, एक पर्टिकुलर अकाउंट एनपीए हो गया था, अमाउंट इन डिफॉल्ट था, अगर आगे जाके कुछ भी रिकवर होता है तो वो अब फंड का होना चाहिए ना कि बैंक का। बैंक 2 बार पैसा थोड़ा लेगा, गारंटी फंड से भी ले लेगा और रिकवर भी कर लेगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी अमाउंट रिकवर करी जाती है तो विदाउट एनी डिले जो भी एनपीए से अपने पैसा रिकवर करा वो आपका 30 मतलब दिन के अंदर अंदर आप दे देंगे फंड को वापस। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते तो इंटरेस्ट के साथ आपको देनी पड़ेगी, जो कि आपको बता दिया जाएगा, मैनेजमेंट कमेटी वगैरह बता देंगे कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके साथ फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, और इसके साथ साथ जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो फंड को ये भी डिटेल्स देंगे कि क्या उन्होंने एफर्ट्स करे रिकवरी में, जो भी उन्होंने लोन दे रखा है उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने क्या क्या काम कर रखा है। क्योंकि जो फंड है वो लोगों के पास नहीं जाएगा पैसा मांगने के लिए, काम तो सारा बैंक को ही करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने सिर्फ एक चीज नहीं पढ़ी, वो है कि क्या रेट है, कि कितने रेट पे आपको पेमेंट करनी होती है इस फंड के अंदर एक बैंक को। तो वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आया,
बट अगेन इन्फॉर्मेशन के लिए कि क्या रेट है, हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, कमर्शियल बैंक के लिए डिफरेंट है, एनबीएफसी के लिए अलग है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है एक बार देख लेंगे तो बेटर रहेगा। इन नोट्स के अंदर मैं उसको नीचे ऐड कर दूंगा, तो गारंटी फी पेबल है बैंक्स के तरफ से। चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, इसके एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। ओके टाटा, बाय बाय।